गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों। चलो, अब तुम लोगों का जो डिमांड था कि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन कराना था और मैंने आपसे चूंकि प्रॉमिस भी किया था, तो बच्चों आज के सेशन में हमारे होल चैप्टर से रिलेटेड जो भी हमारे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स में क्वेश्चंस है, वो क्वेश्चन को हम वन बाय वन क्या करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे, उसको समझेंगे। और अगर नहीं समझ में आता है तो फिर से अपने उस टॉपिक्स को भी एक बार चलो रिवाइज करेंगे, ठीक है। देखते हैं बच्चों, सबसे पहला हमारा क्वेश्चन क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी मेड इनटू क्रिस्टल। सुनो, अब ये जो क्वेश्चन है ये आपका एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, तो जो भी बच्चे को अगर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के बारे में नहीं पता होगा तो आप एनसीईआरटी के वेबसाइट पे जाओगे ना, तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स का क्वेश्चंस भी वहाँ पे रहता है, तो आप उसको डाउनलोड कर सकते हो। और डाउनलोड करके और उसमें जो आपके क्वेश्चंस रहते हैं ना बेटा, वो थोड़े कॉम्पिटिटिव लेवल से मैच करते हैं क्वेश्चंस, ठीक है। और ऑलमोस्ट हर बच्चे एनसीईआरटी का जो टेक्स्ट बुक का क्वेश्चंस है वो हर बच्चों ने कर लिया होगा, है ना। आपके स्कूल्स में भी करवा दिए जाते हैं, आप उसको खुद से भी कर लेते हो, लेकिन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स का आप क्वेश्चन इग्नोर कर देते हो। बट आज के सेशन में बच्चों हम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स देखने वाले हैं। किसका? अपने द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ यानी अपने सेल चैप्टर का। देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी मेड इनटू क्रिस्टल, ठीक है, यानी कि क्रिस्टल के फॉर्म में इसमें से कौन सा रहता है? अ बैक्टीरियम, एन अमीबा, अ वायरस, अ स्पर्म। तो बेटा आपको मैंने बताया होगा, इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी, क्या? वायरस, ठीक है, वायरस। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, अ सेल विल स्वेल अप इफ, ठीक है, यानी सेल स्वेल करेगा। सेल क्या हो जाएगा? स्वेल करेगा। तो देखो कौन सा कंडीशन अप्लाई होगा जब सेल स्वेल करेगा, तो द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इन द सेल्स इज हायर देन द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इन सराउंडिंग मीडियम। सेकेंड ऑप्शन है, द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इन सराउंडिंग मीडियम इज हायर देन। ठीक है, समझ आ रहा है बेटा कि क्या होगा यहाँ पे? द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इन सराउंडिंग मीडियम इज हायर देन वाटर मॉलिक्यूल इन द सेल, यानी सेल के अंदर में मानो कम है और उसके जो सराउंडिंग मीडियम है वहां पे अगर ज्यादा है, तो ऐसे कंडीशन में आपका क्या होगा? स्वेल स्वेल अप इफ, ठीक है। तो यहाँ पे आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? यहाँ पे आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा क्रोमोसोम्स आर मेड अप ऑफ। क्रोमोसोम क्या होता है? तो आपको मैंने बताया था कि जो स्कैटर्ड फॉर्म ऑफ डीएनए होता है क्रोमैटिन, जब उस क्रोमैटिन की सुपर क्वाइलिंग हो जाती है, कंडेंसेशन हो जाती है, तो वो क्या बनाता है? क्रोमोसोम्स बनाता है। और जो हमारा क्रोमोसोम होता है, ये क्रोमोसोम हमारा किससे मिलकर के बना होता है? तो ये मिलकर के बने होते हैं मैम डीएनए प्लस, आपने बताया था, हिस्टोन प्रोटीन। डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन। तो देखो यहाँ पे ऑप्शंस में क्या है? डीएनए, प्रोटीन, डीएनए एंड प्रोटीन, आरएनए। कौन सा ऑप्शन बेटा हो जाएगा? सी ऑप्शन इज करेक्ट, डीएनए एंड प्रोटीन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, विच ऑफ दिस ऑप्शंस आर नॉट अ फंक्शन ऑफ राइबोसोम्स, यानी इसमें से राइबोसोम्स का क्या फंक्शंस नहीं है। पहला देखो क्या है, इट हेल्प्स इन मैन्युफैक्चर ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल, बिल्कुल सही है ना। राइबोसोम्स जो है वो प्रोटीन मॉलिक्यूल बनाने के ही तो लिए हैं। क्या बोलते हैं हम? साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। इट हेल्प्स इन मैन्युफैक्चर ऑफ एंजाइम, ठीक है, ये भी सही है। इट हेल्प्स इन मैन्युफैक्चर ऑफ हार्मोन, नो। इट हेल्प्स इन मैन्युफैक्चर ऑफ स्टार्च मॉलिक्यूल, गलत। यानी कि देखो, ए में फर्स्ट एंड सेकंड है, फर्स्ट एंड सेकंड नहीं होगा, सेकंड एंड थर्ड, सेकंड एंड थर्ड नहीं, थर्ड एंड फोर्थ, यानी कि आपका क्या हो जाएगा बेटा? सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, थर्ड एंड फोर्थ। कि इसमें से क्या है? विच ऑफ दिस ऑप्शंस आर नॉट अ फंक्शन ऑफ राइबोसोम्स, यानी राइबोसोम का फंक्शन थर्ड वाला और फोर्थ वाला नहीं है, तो उसको देखते हुए हमारा इसमें से सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दिस इज नॉट रिलेटेड टू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ईआर के रिलेटेड कौन सा नहीं है? इट बिहेव्स एज ट्रांसपोर्ट चैनल फॉर प्रोटीन बिटवीन न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म, सही है ना। नेक्स्ट है बेटा, इट ट्रांसपोर्ट्स मटेरियल बिटवीन वेरियस रीजन्स इन द साइटोप्लाज्म, ये भी सही है। अब देखो, इट कैन बी साइट ऑफ एनर्जी जनरेशन, नो।
इसके लिए क्या हो जाएगा, इसके लिए सूटेबल आंसर क्या हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया ऐसा साइट है जहाँ पे एनर्जी का प्रोडक्शन होता है, एनर्जी क्या होता है, जनरेट होता है। तो आपका फिर क्या है, इट कैन बी साइट फॉर सम बायोकेमिकल एक्टिविटीज ऑफ द सेल, तो ये भी सही है। यानी आपका नॉट रिलेटेड टू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो उसके रिलेटेड बेटा हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसका जो फंक्शन है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, वो एनर्जी प्रोडक्शन या एनर्जी जनरेशन नहीं है, ठीक है, एनर्जी जनरेट वो नहीं करता है। नेक्स्ट आपके क्वेश्चंस क्या है, फॉलोइंग आर डेफिनेशंस ऑफ ऑस्मोसिस, चूज द करेक्ट वन। अब देखो ऑस्मोसिस के लिए मैंने तुमको क्या बताया था कि हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन मूवमेंट तो होगा, बट थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो चलो एक बार देखो तो यहाँ पे आपका ऑप्शंस क्या है, मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम हायर टू लोअर कंसंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। बेटा देखना, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम हायर टू लोअर कंसंट्रेशन, ठीक है, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम हायर टू लोअर कंसंट्रेशन थ्रू अ परमिएबल मेम्ब्रेन। नेक्स्ट है मूवमेंट ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ध्यान से देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है फ्रॉम हायर टू लोअर कंसंट्रेशन, और यहाँ पे क्या है फ्रॉम टू लोअर टू हायर कंसंट्रेशन। तो यहाँ पे कौन सा आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी कि थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन रहना चाहिए। प्लाज्मोलाइसिस इन अ प्लांट सेल इज, आपको मैंने बहुत बार बताया, आप बता दोगे, इसमें हर बच्चे को ये आंसर पता होगा कि मैम श्रिंकेज ऑफ साइटोप्लाज्म इन हाइपरटोनिक मीडियम, है ना। चलो अगर पता है तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा बेटा, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग आर कवर्ड बाय अ सिंगल मेम्ब्रेन। सिंगल मेम्ब्रेन, हमारा जो मेम्ब्रेन कुछ ऑर्गेनल्स थे, तो उसमें मैंने आपको बताया था कुछ सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स थे, कुछ डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स थे, और कुछ मेम्ब्रेनलेस भी थे। मेम्ब्रेनलेस राइबोसोम्स था, माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल था बेटा, न्यूक्लियस डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल था, ठीक है। लेकिन सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल तुमको मैम ने क्या बताया था, तो याद करो, माइटोकॉन्ड्रिया नो मैम, ठीक है, वैक्यूल यस मैम। वैक्यूल क्या था आपका, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल था, और उसका सबसे जो सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल होता है, उसका जो सबसे आउटर पार्ट होता है, आउटर लेयर होता है, उसको हम टोनोप्लास्ट बोलते हैं, ये भी आपको मैंने समझाया था। और एक और बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगा, लाइसोसोम भी हमारा सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल होता है। तो आपका यहाँ पे डी ऑप्शन में क्या रहना चाहिए, बी एंड सी आपका होना चाहिए, जो कि आपके एनसीईआरटी एग्जाम्पल में नहीं दिया हुआ है, बट आप ये दोनों ऑप्शंस को आप करेक्ट करोगे यहाँ पे, क्योंकि वैक्यूल भी आपका सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल होता है, और लाइसोसोम्स भी आपका सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल होता है। गॉट इट, आ गया सबको समझ में। चलो अगर समझ में आ गया तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो गोल्जी एपरेटस इज इन्वॉल्व विद द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम्स, करेक्ट है ना। नेक्स्ट है न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड हैव डीएनए, हेंस दे आर एबल टू मेक देयर ओन स्ट्रक्चरल प्रोटीन। ये भी सही है कि उनके पास अपना, चूंकि क्या होता है, अपना डीएनए होता है, अपना जेनेटिक मटेरियल होता है, तो वो अपना स्ट्रक्चरल प्रोटीन भी बनाने के लिए कैपेबल होते हैं। उसके बाद है आपका बेटा माइटोकॉन्ड्रिया इज सेड टू बी पावर हाउस ऑफ द सेल, मतलब कि ये पावर हाउस ऑफ द सेल है, क्यों, क्योंकि ये एटीपी जनरेट करता है। आपका फोर्थ ऑप्शन क्या है, साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड एज प्रोटोप्लाज्म। बेटा जो प्रोटोप्लाज्म होता है, प्रोटोप्लाज्म में क्या होता है, साइटोप्लाज्म भी होता है और न्यूक्लियस भी होता है। तो आपका लॉजिकली क्या हो जाएगा, आपका ये यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा, इसलिए फाइंड आउट द फॉल्स सेंटेंसेस। तो आवर डी ऑप्शन इज करेक्ट इन दिस क्वेश्चन। आ गया समझ में सबको, ठीक है, कि हमारा डी ऑप्शन क्यों सही है। अब चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड आउट द करेक्ट सेंटेंस। अब करेक्ट सेंटेंस क्या है, एंजाइम पैकेज्ड इन लाइसोसोम्स आर मेड थ्रू RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, करेक्ट तो यही है, ठीक है। चलो आगे पढ़ते हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोड्यूस लिपिड एंड प्रोटीन। देखो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पहले है, यानी पहले प्रोटीन होना चाहिए ना रिस्पेक्टिवली, अगर हम बात करते हैं तो उसके बाद स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था। यानी बेटा यहाँ पे सीक्वेंस कैसे होना चाहिए था, यहाँ पे प्रोटीन होना चाहिए था और यहाँ पे लिपिड होना चाहिए था।
यहाँ पे लिपिड होना चाहिए था। और आपसे क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, फाइंड आउट द करेक्ट सेंटेंस, तो ये आपका रॉन्ग हो गया। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज रिलेटेड विद द डिस्ट्रिक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, नहीं है ना, ये डिस्ट्रक्ट नहीं करता है। डिस्ट्रिक्शन मतलब क्या हुआ, उसको जो लाइसोसोम्स काम करता है डिस्ट्रिक्शंस का, ठीक है, तो ये नहीं काम कर रहा है। न्यूक्लियोइड इज प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियोप्लाज्म ऑफ यूकैरियोटिक न्यूक्लियस, ये भी आपका क्या हो गया, ये भी आपका करेक्ट हो गया, ठीक है। तो अब आपका बच्चों यहाँ पे रॉन्ग हो गया, तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्यों बच्चों, यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिया हुआ है न्यूक्लियोइड इज प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियोप्लाज्म ऑफ यूकैरियोटिक न्यूक्लियस। मैं तुमको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि ये क्यों नहीं करेक्ट है, क्योंकि सारे बच्चे को क्या लगेगा कि मैम यूकैरियोटिक, मैम न्यूक्लियोप्लाज्म में ही न्यूक्लियोइड प्रेजेंट होता है, लेकिन बेटा यहाँ पे देखो, हमारा जेनेटिक मटेरियल ना न्यूक्लियोइड नहीं होता है, और यहाँ पे यूकैरियोटिक न्यूक्लियस दिया है। अगर यहाँ पे प्रोकैरियोटिक के अंदर में दिया रहता कि न्यूक्लियोइड जो होता है वो न्यूक्लियोप्लाज्म में प्रेजेंट रहता है तो हम करेक्ट कर देते, बट यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यूकैरियोटिक का बात हो रहा है। यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में कभी भी न्यूक्लियोइड प्रेजेंट नहीं होता है, यानी उसके क्योंकि हमारे पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, मैंने तुमको समझाया था ना कि हमारे पास बिल्कुल वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, यू मतलब ट्रू, और वो क्या है बच्चों, उनके पास प्रोकैरियोट्स है, यानी प्रिमिटिव है, पुराना है, बिफोर है, तो उनके हम जेनेटिक मटेरियल को न्यूक्लियस ना बोल करके न्यूक्लियोइड या जीनोफोर बोलते हैं, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे आपका करेक्ट सेंटेंस ये हो जाएगा। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सेल ऑर्गेनल्स प्लेज अ क्रूशियल रोल इन डिटॉक्सिफाइंग मेनी पॉइजनस एंड ड्रग्स इन सेल। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बेटा क्या करता है, लीवर सेल्स में जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सेल, रेटिकुलम जो होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी एसईआर, वो डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग कराता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आ गया समझ में, तो बढ़ते हैं आगे बेटा। द प्रोटीन्स एंड लिपिड इसेंशियल फॉर बिल्डिंग द सेल मेम्ब्रेन आर मैन्युफैक्चर्ड बाय, क्या है, द प्रोटीन एंड लिपिड इसेंशियल फॉर बिल्डिंग द सेल मेम्ब्रेन आर मैन्युफैक्चर्ड बाय, यानी कि इस प्रोटीन और लिपिड को कौन बना रहा है, तो देखो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी एपरेटस, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया। तो बेटा अगर प्रोटीन का हम बात करें तो प्रोटीन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाता है, और लिपिड कौन बनाता है, लिपिड आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। बट यहाँ पे दिया हुआ है इसेंशियल फॉर बिल्डिंग द सेल मेम्ब्रेन, तो सेल मेम्ब्रेन के लिए एक्चुअल में हम यहाँ पे क्या कंसीडर करेंगे, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अगर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता, तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या बना दे रहा है, प्रोटीन, स्मूथ क्या बना दे रहा है, लिपिड, लेकिन दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिया है, द प्रोटीन एंड लिपिड्स इसेंशियल फॉर बिल्डिंग द सेल मेम्ब्रेन आर मैन्युफैक्चर्ड बाय, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन ऑफ प्रोकैरियोट्स, यानी प्रोकैरियोट्स का जो अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन है, तो प्रोकैरियोट्स का बेटा अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन क्या है, यहाँ पे न्यूक्लियोइड आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सेल ऑर्गेनल इन्वॉल्व्ड इन फॉर्मिंग कॉम्प्लेक्स शुगर फ्रॉम सिंपल शुगर आर, बेटा जो सिंपल शुगर से कॉम्प्लेक्स शुगर बन रहा था ना, याद करो मैंने तुमको ग्लाइकोसाइलेशन और थोड़ा सा ग्लाइकोसाइडेशन बताया था, ये कहाँ पे हो रहा था, ये गोल्जी एपरेटस में, गोल्जी बॉडी में हो रहा था। तो देखो तो ऑप्शंस में है या नहीं है, हाँ यहाँ पे ऑप्शंस में है आपका गोल्जी एपरेटस या गोल्जी बॉडी, और वो कॉम्प्लेक्स शुगर क्या रहता है, ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन रहता है। विच आउट ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ वैक्यूल, वैक्यूल का इसमें से फंक्शन क्या नहीं है बेटा, स्टोरेज वैक्यूल का फंक्शन है, यस मैम। प्रोवाइडिंग टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी टू द सेल, यस मैम है। वेस्ट एक्सक्रीशन, यस मैम है। लोकोमोशन, एग्जैक्टली है ना, लोकोमोशन बेटा इसका क्या है, इसका फंक्शंस नहीं होता है, तो यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, अमीबा एक्वायर्स इट्स फूड थ्रू अ प्रोसेस, अमीबा जो अपने फूड को लेता है, फूड को एक्वायर करता है, कौन से प्रोसेस के थ्रू एक्वायर करता है, तो एंडोसाइटोसिस प्रोसेस के थ्रू एक्वायर करता है ना, किसके थ्रू, एंडोसाइटोसिस प्रोसेस के थ्रू।
सब आपको पढ़ाया जा चुका है। कहीं पर भी अगर आपका कोई भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, क्योंकि देखो अगर मैं एक एक क्वेश्चन के टाइम में तुमको बैक अगर चल के वो टॉपिक भी पूरा समझाऊं तो हमारा बड़ा लंबा सेशन हो जाएगा ना बेटा। और इतना जो लंबा आपका वीडियोस रहेगा वो आपको बड़ा बोरिंग भी लगेगा, है ना। क्योंकि जिन बच्चों ने लेक्चर कर रखा होगा, जिन बच्चों ने पढ़ रखा होगा, उन्हें तो सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस से मतलब है। तो ये हमारा क्वेश्चन प्रैक्टिस वाला सेशन है। थोड़ा सा आपको बेसिक मैं इन्फॉर्मेशन दे भी दे रही हूँ, और अगर आपको और डीप इन्फॉर्मेशन चाहिए, डीप आपको और डीपली अगर समझना है तो आप लेक्चर्स देख सकते हो। आगे समझ। चलो, सेल वॉल ऑफ विच वन ऑफ दिस इज नॉट मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, यानी इसमें से कौन से ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिनका जो सेल वॉल होता है उसका कंपोजिशन सेल्यूलोज नहीं होता है। बैक्टीरिया आ गया बेटा, सबसे पहला हमारा ऑप्शन से यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि बैक्टीरिया के जो सेल वॉल होते हैं वो पेप्टिडोग्लाइकॉन से मिलकर के बने होते हैं। और हाइड्रिला है, मैंगो ट्री है, कैक्टस है, ये सारे प्लांट्स कैटेगरी में है, तो इनका सेल वॉल का कॉम्पोजिशन क्या हो जाएगा, सेल्यूलोज हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आ रहा है समझ। चलो नेक्स्ट देखो, सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन इज यूज्ड टू स्टडी। बेटा ये थोड़ा आपके लिए न्यू क्वेश्चन है, आपके एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में था तो अच्छा है हम डिस्कस भी कर लेते हैं। देखो सिल्वर नाइट्रेट जो सॉल्यूशन है ना, इसको गोल्जी एपरेटस में नर्व सेल और सेल्स के बीच में उनके स्टेनिंग को डिफरेंशिएट करने के लिए यूज किया था कैमिलियो गोल्जी ने। ठीक है, क्या हुआ था, कैमिलियो गोल्जी। कैमिलियो गोल्जी से कुछ याद आ रहा है, कैमिलियो गोल्जी ने गोल्जी एपरेटस को डिस्कवर किया। तो कैमिलियो गोल्जी जो है उन्होंने क्या किया, और उन्हीं के नाम पे आपका गोल्जी एपरेटस, गोल्जी बॉडी जो भी इसका नेम है वो उन्हीं के नेम पे है। तो उन्होंने क्या किया, उनको स्टेनिंग करना था, उनको नर्व सेल और सेल्स के बीच में जो गोल्जी एपरेटस में जो डिफरेंशिएट करना था, स्टेन करना था, उसके लिए उन्होंने सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन का यूज किया था। तो सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन किसके स्टडी के लिए यूज हुआ है बेटा, गोल्जी बॉडी या गोल्जी एपरेटस के लिए हुआ है, और इसे हम लिपोकॉन्ड्रिया भी बोलते हैं। ऑर्गेनल अदर देन न्यूक्लियस कंटेनिंग डीएनए इज, यानी कि न्यूक्लियस के पास तो डीएनए होता है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपका कि न्यूक्लियस के पास तो डीएनए होता है, बट न्यूक्लियस के अलावा, न्यूक्लियस को छोड़ के इसमें से किसके पास डीएनए होता है, तो बेटा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास, नो मैम। गोल्जी एपरेटस के पास, नो मैम। माइटोकॉन्ड्रिया, यस मैम, है ना, मैंने तुमको बताया था ना बेटा कि माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना राइबोसोम्स भी प्रेजेंट होता है और अपना डीएनए भी प्रेजेंट होता है। और कौन सा राइबोसोम्स मैंने तुम्हें बताया था, 70s राइबोसोम आपको मैम ने बताया था, याद करो, है ना। कि जबकि सारे जो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं हमारे पास 80s राइबोसोम्स होता है, और जिसके लार्जर और सब यूनिट क्या क्या होते हैं, लार्जर और स्मॉलर सब यूनिट 60s और 40s होता है। एस क्या है, स्वेडबर्ग यूनिट है। ठीक है, ये सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट है। ये भी मैंने तुम्हें इन्फॉर्मेशन दे दी, और साथ ही साथ मैंने तुम्हें बताया था कि माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना डीएनए भी प्रेजेंट होता है। चलो, और लाइसोसोम्स के पास नहीं होता है, यानी आपका यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, किचन ऑफ द सेल इज, मतलब कि सेल का किचन कहाँ पे है। जैसे हर घर में किचन होता है ना, हमारा जो किचन होता है, हमें जो भी खाना बनाना रहता है तो हम किचन में जाके खाना बनाते हैं। तो वैसे ही अपना सेल कहाँ पे, खाना, उसका खाना कहाँ पे बनता है, उसका किचन क्या है, तो उसका बेटा किचन है क्लोरोप्लास्ट, है ना। क्लोरोप्लास्ट एक ऐसा सेल ऑर्गेनल है जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, मतलब कि एक ग्रीन पिगमेंट होता है, और उसी की वजह से हमारे जो प्लांट के जो लीफ है वो अपना खाना बना पाते हैं। आ रहा है समझ में। चलो, अगर समझ में आ रहा है तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, लिपिड मॉलिक्यूल्स इन द सेल आर सिंथेसाइज्ड बाय, ठीक है, लिपिड मॉलिक्यूल सेल में कौन सिंथेसिस करेगा, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी एपरेटस, प्लास्टिड। तो तुम गोल्जी एपरेटस और प्लास्टिड को तो पहले ही एलिमिनेट कर दोगे ऑप्शन से। अब बचा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो बेटा हमेशा याद रखोगे, हमेशा कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन का सिंथेसिस करता है, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, लिपिड का सिंथेसिस करता है। अच्छा, ये कलर का जो पेन है ये तुम्हें दिखता है ना, वरना मैं ये यूज करूंगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट है
सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल वॉज स्टेटेड बाय। तो हमारा जो सेल थ्योरी था याद करो, है ना, हमारे सेल थ्योरी में 3 साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन था। स्लीडेन का था मैथियास स्लीडेन, स्वान का था थियोडर स्वान। और उसके बाद जब उन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन दे दिया था, उन्होंने बोल दिया था कि जितने भी प्लांट्स होते हैं, जितने भी एनिमल्स होते हैं वो सेल से मिलकर के बने होते हैं, तो फिर उनके जो कंट्रीब्यूशन, उनके जो थ्योरी से रुडोल्फ वर्चो बिल्कुल खुश नहीं थे। तो रुडोल्फ वर्चो जो साइंटिस्ट हैं, उन्होंने क्या बोला कि ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूलाई, यानी ऑल सेल्स आर अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ठीक है, उन्होंने बोला ना कि ये तो आपने बता दिया कि सारे प्लांट्स भी सेल से मिलकर बने होते हैं, सारे एनिमल भी सेल से मिलकर के बने होते हैं, बट एक्चुअल में सेल अराइज कहाँ से होता है? तो उन्होंने बोला जो सेल डिवाइड करता है, इसका आप क्लास 11th में जाओगे तो सेल डिवीजन, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन आप पढ़ोगे, तो उस टाइम में पता चलेगा आपको कि इनकी थ्योरी का क्या महत्व है। ठीक है, तो इन्होंने क्या बोला था कि ओमनिस सेल्यूलाई सेल्यूलाई, यानी ऑल सेल्स आर अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। तो यहाँ पे आपका ऑप्शंस क्या हो जाएगा? अब इतना मैम ने एक्सप्लेन कर दिया तो आप बता सकते हो कि बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा? सेल थ्योरी वाज गिवन बाय, अभी आपको मैम ने बताया कि स्लीडेन एंड स्वान। ठीक है, चलो आगे है। देखो, अगर यहाँ पे रहता ना कि सेल थ्योरी को किसने प्रोपाउंड किया, किसने एक्सटेंड किया, तो वर्चो भी कर सकते थे, वर्चो ने भी दिया था, बट एक्चुअल में पहली बार सेल थ्योरी स्लीडेन एंड स्वान ने दिया था। इन्होंने क्या किया था? उसको मॉडिफाई किया था, उसको एक्सटेंड किया था, उसको प्रोपाउंडेड। नेक्स्ट है तुम्हारा द ओनली सेल ऑर्गेनल्स सीन इन प्रोकैरियोटिक सेल इज, यानी प्रोकैरियोटिक सेल में, तो देखो प्रोकैरियोटिक सेल में तो माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है ना बेटा, राइबोसोम्स होता है प्रोकैरियोटिक सेल में। और कौन सा? 70s राइबोसोम्स। देखो अभी हमने तुमको थ्योरी समझाया और अभी उसका काम आ गया है ना, देखो एप्लीकेशन हम कितना जल्दी जल्दी देखते जाते हैं चीज़ों का। प्लास्टिड नहीं होता है, प्लास्टिड आपको पता है कि यूकैरियोटिक में होता है, मेनली प्लांट सेल्स में पाए जाते हैं। और आपको मैंने बताया था कि हमारे प्लास्टिड जो होते हैं वो 3 तरीके के होते हैं, 3 टाइप के होते हैं। फिर लाइसोसोम्स, तो लाइसोसोम्स भी नहीं होता है, यानी कि हमारा यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट, कि राइबोसोम्स इसमें से ऐसा एक सेल ऑर्गेनल है जो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर में देखने को मिलता है। अब देखो ऑर्गेनल विदाउट अ सेल मेम्ब्रेन इज, यानी कि जिसके पास सेल मेम्ब्रेन ही नहीं है, तो तुमको उसी टाइम से मैं बता रही हूँ कि सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल, डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल और मेम्ब्रेनलेस ऑर्गेनल। मेम्ब्रेनलेस ऑर्गेनल क्या है बेटा? राइबोसोम्स है ना, राइबोसोम्स है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है? 1 माइक्रोमीटर इज, तो ये हो जाएगा आपका 10⁶। ठीक है, नेक्स्ट है लाइसोसोम्स अराइजेस फ्रॉम। अच्छा, लाइसोसोम कहाँ से अराइज होता है? आपको मैंने समझाया था गोल्जी ऑपरेटर्स, जब मैंने आपको पढ़ाया था ना गोल्जी बॉडी के बारे में, तो आप याद करो, आपको मैंने बताया था बेटा अच्छे से किस फॉर्म में कैसे पहले वो रिसीव करता है, रिसीव करने के बाद क्या करता है कि उसके अंदर में वो एक तो रिसीविंग उसका फंक्शन आपको मैंने गोल्जी ऑपरेटर्स का बताया था, देन वो मॉडिफिकेशन करता है। तो मॉडिफिकेशन क्या कर रहा था? जो सिंपल शुगर है उसको कॉम्प्लेक्स शुगर में कन्वर्ट कर रहा था। मतलब मानो जो लिपिड है, नॉर्मल लिपिड है, उसको कॉम्प्लेक्स लिपिड बनाना है, ग्लाइकोलिपिड बनाना है, तो ग्लाइकोसाइडेशन कर रहा था, फिर ग्लाइकोसाइलेशन कर रहा था। और उसके बाद जब वो मैच्योर हो जा रहे थे तो वो मैच्योर वेसिकल्स या फिर ट्रांसफॉर्म में चले जा रहे थे। तो ये जो वेसिकल्स में जो फील हो जा रहे थे ना बेटा, तो वही वेसिकल्स क्या होते हैं? वही एक तरह से उनसे अराइज होता है लाइसोसोम्स का। ठीक है, उनसे फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे दिया लाइसोसोम्स अराइजेस फ्रॉम, तो अराइजेस फ्रॉम आप क्या करोगे? यहाँ पे बी ऑप्शन आप करेक्ट करोगे, गोल्जी एपरेटस। ठीक है, अगर थोड़ा भी लगता है कि क्वेश्चंस बनाने में परेशानी हो रही है, तो मैं हमेशा बोलती हूँ बेटा कि इसका आप लेक्चर देख रहे हो तो इसका बिल्कुल मतलब ये नहीं है कि आपने लेक्चर देख लिया, आपका नोट्स अपडेट हो गया। मतलब ये हमेशा ये है कि आपको वो टॉपिक अच्छे से समझ आना चाहिए। आप इतने अच्छे से उसको समझो कि आपको कभी भी फ्यूचर में वो टॉपिक आप ना भूलो। ठीक है, अगर सपोज जिन भी बच्चों को मानो 11th-12th में आपको नीट का प्रिपरेशन करना है, या जो भी बच्चे बायो ऑप्ट करेंगे, तो ये सारी चीज़ें जो अभी आप पढ़ रहे हो ना 9th में 10th में, जो भी आपके बायोलॉजी के चैप्टर हैं, ये सब आपको इन फ्यूचर बच्चों काम आने वाले हैं। ठीक है, तो कभी भी ये समझ के नहीं पढ़ो कि हमने पढ़ लिया, हमारा जो स्कूल का एग्जामिनेशंस है वो हमने दे दिया, मार्क्स अच्छे आ गए, अब बस अब कोई मतलब नहीं है। हमेशा कॉन्सेप्ट अच्छे से डेवलप करो, कॉन्सेप्ट को क्लियर करके पढ़ो। ठीक है, तो देखो लिविंग सेल्स वेयर डिस्कवर्ड बाय, अब याद करो
एक था आपको मैंने बताया था कि क्वेश्चन में आ सकता है कि किसने सेल डिस्कवर्ड किया, और अगर रॉबर्ट हुक रहेगा, एंटोनी वैन ल्यूनहॉफ रहेगा, तो आप रॉबर्ट हुक को कर दोगे। अब आ सकता है कि हु कॉइन्ड द टर्म लिविंग सेल, यानी कि जब सेल किसने दिया तो आप रॉबर्ट हुक को कर दोगे। बट बेटा लिविंग सेल रॉबर्ट हुक ने नहीं दिया था, उन्होंने डेड सेल दिया था। तो जब लिविंग सेल की बात आएगी तो हम क्या ऑप्शंस करेंगे, एंटोनी वैन ल्यूनहॉफ, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। डेड रहता तो किसका बोलते बोलते तुम, डेड रहता तो तुम बोलते रॉबर्ट हुक का, ठीक है, क्योंकि उन्होंने क्या देखा था, उनको एक्चुअल में बेटा सेल वॉल दिखा था, और आपको पता है ना सेल वॉल क्या होते हैं, डेड होते हैं, आपको मैंने समझाया है ना। नेक्स्ट देखो, सेलेक्ट द ऑड वन आउट। The movement of water across a semi-permeable membrane is affected by the amount of substances dissolved in it. ठीक है, membranes are made of organic molecules like protein and lipid. Molecules soluble in organic solvents can easily pass through the membrane. ठीक है, plasma membranes contain chitin sugar in plants. No, है ना। ये सबसे पहला बात है कि ये जो काइटिन होता है बेटा, ये काइटिन क्या होता है, ये काइटिन सेल वॉल का कॉम्पोजिशन होता है, सेल वॉल का कॉम्पोजिशन होता है। और ये कॉम्पोजिशन फाउंड इन इन फंजाई और फंगस। तो आपका यहाँ पे ऑड कौन सा है, आपका डी ऑप्शन है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स कंटेन काइटिन सुगर्स इन प्लांट्स। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखोगे, हमेशा क्या है ना, जब भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन तुम करते हो तो एलिमिनेशन मेथड को यूज करो। उससे क्या होता है, यानी कि पहले तो तुम ये देख लो कि आपका सपोज ABCD है, ठीक है, तो अगर मानो जैसे आपका जो क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है, तो उस क्वेश्चन से देख लो कि ए का अगर कोई रिलेशन ही नहीं है उसको एलिमिनेट करो, सी का कोई रिलेशन नहीं है उसको एलिमिनेट करो। अब मानो तुम्हारे दो ऑप्शंस ऐसे बचे कि तुमको लग रहा है दोनों में से कोई हो सकता है, तो उसके बाद क्या करो, अपने जो डीप नॉलेज है, अपने जो कॉन्सेप्ट है उसको अप्लाई करो, ऐसे बहुत सही रहता है। ठीक है, चलो वाई आर, अब आपका थोड़ा सा शॉर्ट आंसर टाइप का क्वेश्चन है, अभी तक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन था। वाई आर लाइसोसोम्स नोन एज सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। तो बच्चों यहाँ पे सॉल्यूशंस है, ठीक है, ये सॉल्यूशन आप इसको स्लाइड आपको मिल सकता है, आपके डिस्क्रिप्शन में रहेगा, आप इसको डाउनलोड कर सकते हो, जो भी सॉल्यूशंस आप अपने कॉपी में मेंशंस कर सकते हो। देखो सबसे क्या होता है इंपॉर्टेंट बेटा लाइसोसोम्स को हम क्यों सुसाइडल बैग ऑफ द सेल बोलते हैं, तो मैं आपको एक बार समझा दे रही हूँ शॉर्ट में। आपको पता है ना कि जो लाइसोसोम्स होता है, लाइसोसोम्स के पास कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, जैसे मानो अगर उसको लिपिड का डाइजेशन करना है तो उसके लिए लाइपेज एंजाइम है, और वो सारे क्या करते हैं बेटा, सारे एसिडिक मीडियम में काम करते हैं। तो ये डाइजेस्टिव एंजाइम का काम क्या होता है, वो ना क्या करते हैं बेटा, जो भी मानो कि अनवांटेड है, जो भी वेस्ट है, अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन बन रहा हो तो उस टाइम में अगर कोई भी डिस्ट्रक्शंस हो रहा हो तो वो सबको वो क्या करते हैं, उसको बस्ट कर जाते हैं, वो खा जाते हैं, सुसाइडल बैग ऑफ द सेल है। ठीक है, तो इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, लाइसोसोम्स को सुसाइडल बैग ऑफ द सेल बोलते हैं। अब इसको मैं आपको बिल्कुल रीड करके नहीं बताने वाली हूँ, आपको ये मिल जाएगा, आप इसको बेटा प्ले करके पॉज करके जैसे भी करके आप इसको अपने कॉपी में मेंशन कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डू यू एग्री दैट अ सेल इज बिल्डिंग यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, इफ यस एक्सप्लेन व्हाई। तो सबको पता है ना कि सेल क्यों बिल्डिंग यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म है, तो आपको पता है सेल स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ है, सेल फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, इफ एनी प्लांट का बात कर लो, एनिमल्स का बात कर लो, वो एक सिंगल यूनिट यानी सेल से मिलकर के बने हैं। और यही सिंगल यूनिट जो है ये क्या कर रहा है, किसी भी ऑर्गेनिज्म के सारे फंक्शंस को परफॉर्म करने में हेल्प कर रहा है। वो सारी बातें ही यहाँ पे आपके मेंशन होंगी। ठीक है, मतलब कि सेल, उसी सेल से बहुत सारे सेल्स मिल रहे हैं तो टिश्यू बन रहा है, फिर बहुत सारे टिश्यूज मिल रहे हैं तो ऑर्गन बन रहा है, बहुत सारे ऑर्गन मिल रहे हैं तो क्या बन रहा है, ऑर्गन सिस्टम बन रहा है, और उससे ऑर्गेनिज्म बन रहा है। ठीक है, ऑर्गन से यहाँ पे ऑर्गन सिस्टम है, ऑर्गन सिस्टम है, और बेटा यहाँ पे ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, ये सब थोड़ा सा जो एरर होता है तो ये एरर के लिए जो आपको मैं दिखता है आपको बता देती हूँ। ठीक है, और थोड़ा सा अपना भी इसमें कॉमन सेंस आपको बेटा अप्लाई कर लेना है, क्योंकि ये ऐसा नहीं है, अगर मानो कि PPT है, PDF है, जो भी
हमारे पास जो भी होते हैं वो जो टाइप करते हैं, तो ऐसा नहीं है, उनसे भी एरर हो सकता है ना। कंप्यूटर तो ऐसा नहीं है ना कि अपने से ही आपका कंप्यूटर लैपटॉप जो भी है उसमें भी उसको भी कोई ना कोई इंसान ही कंट्रोल कर रहा है, तो हो सकता है कभी कभी एरर हो सकता है। तो इसको आपको क्या करना है, थोड़ा कॉपरेट करना है यहाँ पे। जैसे देखो हर बच्चे को पता है सेल, टिश्यू, ऑर्गन, अब यहाँ पे ऑर्गन सिस्टम के बजाय ऑर्गेनिज्म यहाँ पे होना चाहिए, तो ये सिस्टम यहाँ पे सिस्टम चला गया है, तो ये थोड़ा बहुत होते रहता है, अलाइनमेंट इशू रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम एनी सेल ऑर्गेनल्स विच इज नॉन मेम्ब्रेनस। यानी नॉन मेम्ब्रेनस का मतलब क्या हो गया, मेम्ब्रेनलेस, है ना। अब यहाँ पे समझो, देखो नॉन मेम्ब्रेनस है तो तुम ऐसा नहीं बोलोगे कि मैम आपने तो बताया ही नहीं, आपने तो मैम सिंगल मेम्ब्रेन बताया था, आपने तो डबल मेम्ब्रेन बताया था, मेम्ब्रेनलेस बताया था। बेटा नॉन मेम्ब्रेनस है यानी मेम्ब्रेनलेस है, तो सारे बच्चों को पता है, क्योंकि मैंने इतने बार लेक्चर में जब राइबोसोम्स मैंने बताया तो इतना बार मैंने रिपीट किया है, बार बार मैंने रिपीट किया है कि कौन सा मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल, कौन सा डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है, कौन सा सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है, और कौन सा मेम्ब्रेनलेस है। राइट द नेम ऑफ डिफरेंट प्लांट पार्ट्स, ध्यान से, इन विच क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट आर प्रेजेंट। सिंपल सा बात है बेटा, क्रोमोप्लास्ट कहाँ पे बता दो जल्दी प्रेजेंट रहेगा, तो क्रोमोप्लास्ट प्रेजेंट रहेगा। ये आंसर तो यहाँ पे है ही है, लेकिन मैं तुम्हें बता देती हूँ, फ्रूट एंड फ्लावर पार्ट में। किसके, प्लांट्स के। क्लोरोप्लास्ट कहाँ पे रहेगा बेटा, लीफ पार्ट में रहेगा। और ल्यूकोप्लास्ट कहाँ पे बेटा, रूट्स ऑफ द प्लांट में। और ल्यूकोप्लास्ट के क्या क्या टाइप होते हैं बेटा, ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस था, मैंने तुमको बताया था। और ये किसका किसका स्टोरेज करता है, स्टार्च का, लिपिड का, प्रोटीन का, ठीक है, फैट का, ये क्या बोलते हैं, प्रोटीन का। और इसके टाइप्स क्या क्या थे, एलिरोप्लास्ट, इलायोप्लास्ट, एमाइलोप्लास्ट। एमाइलोप्लास्ट किसका स्टोरेज कर रहा था, स्टार्च का, इलायो फैट का, एल्यूरो प्रोटीन का। वेरी गुड, इंटेलिजेंट हो गए हो अब तुम। चलो नेक्स्ट, नेम द ऑर्गेनल्स विच सो द एनालॉगी रिटेन एज अंडर। यानी पहला है आपका ट्रांसपोर्टिंग चैनल्स ऑफ द सेल, ट्रांसपोर्ट करने का काम कौन कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा बेटा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दूसरा है पावर हाउस ऑफ द सेल, माइटोकॉन्ड्रिया। पैकेजिंग एंड डिस्पैचिंग यूनिट ऑफ द सेल, गोल्जी apparatus. Digestive bag of the cell, lysosomes. Storage sac, storage sac of the cell, vacuole. Kitchen of the kitchen of the cell, chloroplast. Control room of the cell, nucleus, है ना। यही होंगे हमारे ऑप्शंस, आगे समझ में। ट्रांसपोर्टिंग चैनल ऑफ द सेल, यानी कौन ट्रांसपोर्टिंग चैनल का काम कर रहा है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। किसका ट्रांसपोर्ट कर रहा है बेटा, तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के थ्रू ये बना रहा है, प्रोटीन बना रहा है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के थ्रू लिपिड बना रहा है। पावर हाउस ऑफ द सेल माइटोकॉन्ड्रिया है, जो कि एनर्जी जनरेट करता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। पैकेजिंग एंड डिस्पैचिंग कौन करता है, तो पैकेजिंग मैंने तुमको समझाया था ना, एक फ्लिपकार्ट का एग्जाम्पल मैंने तुमको दिया था कि कैसे वो पहले फैक्ट्री में बनेगा, देन वो कैसे डिलीवरी बॉय के थ्रू तुम तक पहुंचेगा। तो वैसे ही हमारा पैकेजिंग का भी काम करता है, यानी रिसीविंग का भी काम करता है। मॉडिफिकेशन, पैकेजिंग, डिस्पैचिंग, सब कुछ का काम कौन करता है बेटा, गोल्जी अपरेटस करता है। डाइजेस्टिव बैग ऑफ द सेल क्या है, जो डाइजेस्ट कर ले रहा है, चीज़ों को डाइजेस्ट कर ले रहा है, यानी उसको टोटल डाइजेस्ट कर दे रहा है, उसको खा जा रहा है, तो लाइसोसोम्स है। स्टोरेज सैक क्या है, स्टोरेज सैक वैक्यूल है। किचन ऑफ द सेल क्लोरोप्लास्ट है। और कंट्रोल रूम ऑफ द सेल, कंट्रोल रूम ऑफ द सेल न्यूक्लियस था। क्यों, क्योंकि न्यूक्लियस के पास, और न्यूक्लियस को हम कंट्रोल रूम ऑफ द सेल बोलते हैं, हेडक्वार्टर ऑफ द सेल बोलते हैं। क्यों बेटा, क्योंकि इसके पास जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है, और जेनेटिक मटेरियल क्या प्रेजेंट है, डीएनए प्रेजेंट है। Name the two organelles in a plant cell that contain their own genetic material and ribosomes। यानी कौन सा ऐसा है जिसके पास खुद का जेनेटिक मटेरियल है, प्लांट्स का मैं बात कर रही हूँ, और साथ ही साथ राइबोसोम्स है। तो बेटा प्लांट्स में माइटोकॉन्ड्रिया, देखो यहाँ है भी माइटोकॉन्ड्रिया, और एक प्लास्टिड के पास भी बेटा क्या होता है, अपना
जेनेटिक मटेरियल भी होता है, मतलब डीएनए भी होता है, और राइबोसोम्स भी होता है। नेक्स्ट है आपका वाई आर लाइसोसोम्स ऑल्सो नोन एज स्कैवेंजर्स ऑफ द सेल। तो सबको पता है वही कि क्यों हम इसको डाइजेस्टिव बैग ऑफ द सेल बोलते हैं, क्यों हम इसको सुसाइडल बैग ऑफ द सेल बोलते हैं। ठीक है, चलो आगे बेटा देखते हैं। आगे होगा विच सेल ऑर्गेनल्स कंट्रोल मोस्ट ऑफ द एक्टिविटीज ऑफ द सेल। तो कौन मोस्ट ऑफ द एक्टिविटी को कंट्रोल करता है, मैं तुम्हें शॉर्ट में बता दे रही हूँ। न्यूक्लियस क्या बेटा करता है, वो सेल के सारे एक्टिविटी को कंट्रोल करने का काम करता है। यहाँ पे उसके बारे में है, न्यूक्लियस करता है क्यों, क्योंकि उसके अंदर में जेनेटिक मटेरियल होता है। जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, तो मैम डीएनए होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच काइंड ऑफ प्लास्टिड इज मोर कॉमन इन, यानी रूट्स ऑफ द प्लांट। तो रूट्स ऑफ द प्लांट में कैसा बेटा प्लास्टिड रहने वाला है, यहाँ पे तुम बोलोगे मैम अभी तो आपने बताया ल्यूकोप्लास्ट रहेगा। लीव्स ऑफ द प्लांट में बेटा क्या रहेगा, क्लोरोप्लास्ट रहेगा, क्लोरोप्लास्ट। और फ्लावर्स एंड फ्रूट्स में क्या रहेगा बेटा, क्रोमोप्लास्ट रहेगा, क्रोमोप्लास्ट रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे वाई डू प्लांट सेल पोजेजेस लार्ज साइज्ड वैक्यूल्स। तो आपको मैंने बताया था ना कि प्लांट्स जैसे मैच्योर होते जाते हैं तो उनके 90% ऑफ द प्लेस को जो वैक्यूल्स होते हैं, ये वैक्यूल क्या करते हैं, ऑक्यूपाई कर लेते हैं। ठीक है, क्यों ऑक्यूपाई कर लेते हैं बेटा, वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे बेटा उसका जो वाटर बैलेंस होता है, उसकी जो टर्जिडिटी होती है प्लांट सेल्स की, ये सब कुछ क्या होता है, वैक्यूल्स पे डिपेंड करता है। उसके अंदर में सब कुछ स्टोरेज रहता है, वही एक्सक्रीशन का भी काम कर रहा है, कुछ वेस्ट को भी अपने पास स्टोर करके रखे हुआ है। तो 90% ऑफ द उसका प्लेस प्लांट्स का क्या करता है, मैच्योर प्लांट्स का बात करते हैं हम तो वैक्यूल्स ऑक्यूपाई करके रख देता है। ठीक है, उसको उसकी वजह से उसको क्या होता है, रिजिडिटी भी प्रोवाइड होता है। और यही रिजिडिटी और कौन प्रोवाइड करता है बेटा, सेल वॉल भी प्रोवाइड करता है। अब देखो, अब यहाँ पे एक है तुम्हारा मैच द फॉलोइंग, कॉलम 1 कॉलम 2। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इधर, बी में है लाइसोसोम, सी में है न्यूक्लियोइड, डी में है फूड वैक्यूल, फिर ई में है क्रोमेटिन मटेरियल एंड न्यूक्लियोलस। ठीक है, चलो एक एक को तसल्ली से देखते हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अब इधर आ जाते हैं। अमीबा नो मैम, न्यूक्लियस नो मैम, बैक्टीरिया नो मैम, डिटॉक्सिफिकेशन यस मैम, है ना। हमारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या हो जाएगा बेटा, डिटॉक्सिफिकेशन, यानी हमारा ए वाला ऑप्शन हो गया। चलो लाइसोसोम्स, लाइसोसोम सुसाइडल बैग, बी करेक्ट है। न्यूक्लियोइड, न्यूक्लियोइड क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोइड से हम कर सकते हैं कि न्यूक्लियोइड क्या होता है बेटा, तो आपका न्यूक्लियोइड बैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है, सी सेम यहाँ पे हो जाएगा, है ना। न्यूक्लियोइड को और क्या बोलते हैं, जीनोफोर भी बोलते हैं। ये क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है, इन विच, इन प्रोकैरियोट्स। फूड वैक्यूल, फूड वैक्यूल बेटा अमीबा हो जाएगा आपका, डी ऑप्शन। और उसके बाद है क्रोमेटिन मटेरियल एंड न्यूक्लियोलस, तो ये न्यूक्लियस के कंपोनेंट्स हैं, तो यहाँ पे आपका ई ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, सेम ये क्वेश्चंस का आपको यहाँ पे आंसर भी दिया गया है। नेक्स्ट हम देखते हैं, अच्छा एंड। ठीक है, कुछ अब आपके शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर्स रह गए होंगे, और हो सकता है कुछ आपके लॉन्ग क्वेश्चंस आंसर। एक बार और मैं देख लेती हूँ बेटा, हाँ क्वेश्चंस आपका इतना ही है। ठीक है, तो चलो आज के सेशन में एनसीईआरटी एग्जाम्पलर हमारा कंप्लीट हुआ। अब बेटा हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा, हमारा जो नेक्स्ट सेशन होगा, उसमें हम अपने नए चैप्टर्स के साथ मिलेंगे। और मैं हमेशा चूंकि आपको बोलती हूँ कि अगर आपको, आप पढ़ रहे हो, आपको कोई भी टॉपिक में दिक्कत हो रहा है, कोई भी कॉन्सेप्ट को समझने में परेशानी हो रही है, तो आप कमेंट कर सकते हो। ठीक है, और अगर आपको और मोर से मोर क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है तो आप हमारे ऐप को भी डाउनलोड करके, और वहाँ से भी आप जो भी DPPs दिए हुए हैं, सेक्शन वाइज क्वेश्चंस दिए हैं, आप उनको अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, चलो आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।